इससे समाज जो है उसमें जात पात फैलेगा, समाज में जातिवाद बढ़ेगा। अगर ओबीसी बोलने से समाज में जात पात फैलता है तो प्रधानमंत्री अपनी रैली में जाकर के ये क्यों कहते हैं? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। और आज बात करते हैं कन्हैया कुमार की। और लगातार देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई नेताओं पर लगातार आक्रामक रहे हैं और लगातार जहां भी उनको मौका मिला है वो बीजेपी को घेरने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब इस समय जो है बड़ी ताकत यहां पर कांग्रेस ने उनके हाथ में सौंप दी है। उनको NSUI का जो है इंचार्ज बना दिया गया है। मतलब जो भी अब गतिविधि होगी उसमें सारा हाथ यहां पर देखा जाएगा कि कन्हैया कुमार का है। और लगातार मोदी सरकार एक ऐसा ही नाम है कन्हैया कुमार जिससे लगातार परेशान रहती है। उनके ऊपर कई सारे जो हैं केस यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए, कोशिश की गई कि जो उनको है जेल भेजा जाए, आवाज़ दबाई जाए, लेकिन अभी तक कन्हैया कुमार की आवाज़ यहाँ पर दबती हुई दिखाई नहीं देती। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कई करोड़ों के घोटाले वो खोलते हैं, चाहे पैगासस का मामला हुआ हो, चाहे पुलवामा का मामला हुआ हो, चाहे राफेल का मामला हुआ हो। हर समय जो है कन्हैया कुमार यहाँ पर आक्रामक रूप में बीजेपी के खिलाफ दिखाई देते हैं। और अब कहा जा रहा है कि इस NSUI के बाद जो है बड़ी जिम्मेदारी उनको मध्य प्रदेश में भी दी जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक चुनाव हैं और कांग्रेस के हाथ से सिंधिया पूरी तरीके से छूट चुके हैं। और अब इनको यहाँ पर जो है एक स्टार प्रचारक चाहिए और कन्हैया कुमार से बेहतर ऑप्शन यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दिखाई नहीं देता। और लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस आक्रामक दिखाई दे रही है। सबसे पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने दौरा किया और जनता का प्यार बटोरा। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा कि कितना प्यार और समर्थन राहुल गांधी को मिला। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे पूरी तरीके से पत्ता साफ बीजेपी का हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ही कलह चल रही है। और ये कलह है CM पद को लेकर, जहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सिंधिया अपने विधायकों को लेकर अड़े हैं कि अगर उनको CM पद नहीं मिलता है तो उन्होंने इस तरीके से जो है देखा जाए तो धमकी दी है कि अगर उनको CM पद नहीं मिलता तो वो अपने विधायकों को लेकर जो है कांग्रेस में वापस चले जाएंगे। और देखा जा रहा है कि उनके कई समर्थक, कई विधायक कांग्रेस वापस ज्वाइन कर भी चुके हैं। तो देखा जाए तो कन्हैया कुमार का कार्ड खेलकर यहाँ पे कांग्रेस जो है फिर दोबारा मध्य प्रदेश में अपने आप को स्थापित करना चाहती है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद। मांग करता है, जब राहुल जी चोर को चोर कहते हैं तो सरकार क्यों कहती है कि आप ओबीसी का अपमान कर रहे हैं? अगर यह शब्द बोलने से, यह शब्द कहने से, इसको गिनने से समाज में जात पात फैलता है तो बीजेपी इसके आधार पर राजनीति क्यों करती है? बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बीजेपी को देश की जनता को जाकर के बताना चाहिए कि आप जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। और आप जनगणना कराना चाहते हैं तो जनगणना कराइए, जैसे बिहार में हो रहा है। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताइए कि हमको देश के लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है, सरकार को लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है। उनका दोस्त जो है ना वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिसके आधार पे जो है वो चुनाव की नीति बना लेंगे। लेकिन सवाल यहां सरकार की नीति निर्धारण का है। कितने लोग किस घर में रहेंगे उसी के आधार पे आप कमरा बनवाएंगे ना। एक जो है बेडरूम बनवाएंगे, बच्चा हो गया है 2 तो एक जो है चिल्ड्रन रूम बनवाएंगे, गेस्ट आते हैं तो एक गेस्ट रूम बनवाएंगे। किसी भी नीति का निर्माण आप डेटा के आधार पे करेंगे। सरकार डेटा जारी नहीं करना चाहती है और यह सवाल राहुल जी ने उठाया है, जो आज के लिए बहुत जरूरी सवाल है। और अगर आपको प्रेम है, जो आप दावा करते हैं और अपनी रैलियों में जाकर के बताते हैं, तो देश को बताइए कि देश में जाति के आधार पर लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है। लोगों को बताइए कि आर्थिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है, सामाजिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है। इसका डेटा इकट्ठा कीजिए, जनगणना करवाइए, उस डेटा को जारी कीजिए, तब जाकर के पता चलेगा ना कि दुनिया में डंका बज रहा है जिस देश का, उस देश की असली हालत क्या है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह मांग करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है। उस चिट्ठी में यह जिक्र किया है कि हम दोनों सदन में इस बात को उठाए हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट को आप जारी कीजिए। 2021 में जो जनगणना होना था उस जनगणना को अविलंब शुरू कीजिए। और जब एक काम हो रहा है,
एक पंथ दुई काज हो जाए। जब गिन ही रहे हैं तो सब आधार पे गिन लीजिए। जब हर आधार पे समाज में लोग रह रहे हैं तो हर आधार पे लोगों को गिन लीजिए। और सरकार के पास डेटा होना जरूरी है। सरकार अगर कहती है कि देश में खुशहाली है, देश में खुशहाली आई है, लोगों के बीच में प्रॉस्पेरिटी फैला है, तो यह बताने में क्या दिक्कत है कि देश में जो है कितने बेरोजगार हैं। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि सरकार ने सर्वे कराना बंद कर दिया है। सरकार के पास बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार रोजगार देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसीलिए जो है बेरोजगारों को गिनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट और सीधा मांग है, अविलंब जनगणना करवाई जाए और जनगणना तीनों आधार पे, जिस तरीके से 2011 में हुआ था, सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर, तीनों आधार पर जनगणना हो। अगर बिहार सरकार जाति की जनगणना करवा सकती है तो देश की सरकार भी करवा सकती है। और यह देश के लोगों का संवैधानिक बुनियादी अधिकार है कि उनको पता चले कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। आप लोग बड़े धैर्य से हमको सुने, आपके जो प्रश्न होगा उसका भी हम धैर्य से जवाब देने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस प्लीज। राहुल गांधी ने कन्हैया कहा है कि 50% का जो आरक्षण का जो सीमा है उसे हटा देनी चाहिए, तो क्या मान लिया जाए कि आने वाला जो चुनाव होगा कांग्रेस ओबीसी के ही सहारे अपनी चुनावी रणनीति बात करेगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि इस देश में सभी वर्ग को रिजर्वेशन मिल रहा है। जनरल को भी मिल रहा है, ओबीसी को भी मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है, एसटी को भी मिल रहा है। तो इस देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका हर जगह भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। और ये बात जो है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। आप इसको सिंपली जो है एक बैलगाड़ी के उदाहरण से समझ सकते हैं। दो बैल एक बैलगाड़ी खींचता है, एक बैल अगर बायां चले और दूसरा बैल दायां चले तो गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ेगी। समाज में अगर आप संतुलन चाहते हैं तो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अभी तो हम सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर गणना की बात कर रहे हैं। 50% महिला भी तो है। कब तक जो है हम लोग इस बात को दबाते रहेंगे? आधी आबादी को कब तक जो है उनके हक से हम लोग महरूम करके रखेंगे? ये जो सवाल है इसको आप एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के खिलाफ किया जाने वाला किसी कार्य के रूप में मत देखिए। इसको आप ऐसे देखिए कि किसी भी राज्य के लिए उस राज्य के भीतर रहने वाले जो लोग हैं उनकी वास्तविक स्थिति का पता होना चाहिए। यह सीधी सी बात है। राहुल गांधी जी ने कहा है, वो राहुल गांधी जी नहीं आज कह रहे हैं। आप जानते हैं कि इस देश में 30-40 साल से यह बात कही जा रही है। मेरे ख्याल से आप उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में जो है एक बड़े नेता हुए मान्यवर कांशीराम जी, उन्होंने यह नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और डेमोक्रेसी में और हम कह क्या रहे हैं? क्या कहती है बीजेपी? बीजेपी तो बार बार बहुसंख्यक 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 ही बोलती है ना। किस आधार पे बोलती है? क्योंकि इस देश में गणना हुआ है, गिनती से हमको पता चला है। योगी जी इसी आधार पे 80-20 कर रहे हैं ना, क्योंकि वो गणना हुआ है। आप यह बात बोल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कि जिसकी जितनी संख्या है तो किसी के साथ जो है यह अन्याय नहीं है। अरे मेरी संख्या 5 है तो हमारा 5% होगा, जिसकी संख्या 20 है उसका 20% होगा, महिला की संख्या 50 है तो उसका 50% होना चाहिए। तो राहुल जी ने इस आधार पर यह कहा है कि अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और ऐसा जो है राहुल जी सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हाल के दिनों में कुछ फैसले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली 2 महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हुआ, एक उदयपुर का चिंतन शिविर और दूसरा रायपुर का महाधिवेशन। दोनों ही जगह यह बात कही गई कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हर 5वां नौजवान दुनिया का भारतीय है। तो आप अगर कोई नीति बना रहे हैं तो आप युवाओं को नजरअंदाज करके नहीं बनाएंगे। इसीलिए 50 अंडर 50 का पॉलिसी लेकर के आया गया है। इसको सिर्फ आप कास्ट के फ्रेमवर्क में मत देखिए। इसमें जाति भी है, वर्ग भी है, लिंग भी है, आमदनी भी है और हर तरह के पहचान। अब मान लीजिए, क्या साउथ के राज्य ने यह मांग करना नहीं शुरू किया है कि हम सेंटर को जितना टैक्स देते हैं बदले में हमको उतना रिटर्न नहीं मिलता है? ऑलरेडी ये मांग वहां के राज्य कर रहे हैं। तो हमारा सिंपल और सीधी सी बात है कि सरकार को आंकड़ा इकट्ठा करना चाहिए, सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए, ताकि सरकार जब नीति निर्माण करे
तो उसको नीति निर्माण करने में सुविधा होगी। और आप जानते हैं भारतीय सांख्यिकी आयोग आजकल उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ना इकोनॉमिक सर्वे करा रहे हैं, ना अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ना जनगणना करवा रहे हैं, ना जो है उनकी संख्या जारी कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल स्लोगन में यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, देश आगे बढ़ रहा है। कितना आगे बढ़ा है? ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपको हम बोले कि भैया केला लेते आइएगा, तो आप पूछेंगे ना कि कितना, आधा दर्जन की 1 दर्जन, तो जितना हमको जरूरत होगा उस हिसाब से बोलेंगे। डेटा को लेकर के इतनी रिलक्टेंसी, इतनी हिचकिचाहट सरकार के मन में क्यों है? तो राहुल जी ने यह प्रश्न सीधा सीधा उठाया है कि एक तो हमने 2011 में जनगणना कराया था, तीनों आधार पे कराया था। अगर आपको प्रेम है तो पहले तो आप 2011 का ही डेटा रिलीज कर दीजिए। दूसरा, हर 10 साल में जो जनगणना होनी है उसको कराइए। ऑलरेडी 2 साल लेट हो गया है, और जब करा ही रहे हैं तो एक ही खर्चा में हो जाएगा। जैसे आपके घर पे आएंगे गिनने के लिए आपको, तो आपको भी गिन लेंगे, आपकी घर की महिला को भी गिन लेंगे, बच्चा को भी गिन लेंगे, और आप कौन जाति के हैं ये भी गिन लेंगे। आपके घर में कितना सिलेंडर है, आपका रूम कितना है, आप कौन सा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, आपकी इकोनॉमिक हालत क्या है, इसको भी गिन लेंगे। जितना हमारे पास जो है वेरिएशन ऑफ डाटा रहेगा, डेटा रहेगा, बिहारी आदमी इसलिए डाटा बोल देते हैं कभी कभी, जितना हमारे पास डेटा रहेगा उतना आसानी होगी हमको पॉलिसी बनाने में। तो अननेसेसरी जो है ना, इसमें कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं ढूंढना चाहिए। यह राज्य की जिम्मेवारी है और जनता का अधिकार है। मोदी जी की भी। हाँ बोलिए ना भाई, घबराइए नहीं, बोलिए। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब वो ओबीसी नहीं थे, कुछ दिन जब रह लिए तब हो गए। ठीक बात है, पूछिए। तो ऐसे में जातिगत जनगणना कैसे सफल होगा और किस आधार पर कराएगा? क्यों नहीं सफल होगा? इसको इस आज के समय में डिजिटल दौर में क्या क्या चीज का जनगणना हो जाता है सर। आप अपने मोबाइल के सामने बोलिएगा जूता, और उसके बाद प्रचार आना शुरू हो जाएगा 2 मिनट के बाद। एआई के इस दौर में किसी चीज को क्लासिफाई करना, डेटा को इकट्ठा करना, इसका इतना मुश्किल काम तो नहीं है। यही तो हमने कहा महाराष्ट्र के मामले में भी। अरे गृह मंत्री मोबाइल पे ही देख लेते कि आज का वेदर क्या है। अगर हीट वेव आने की संभावना है तो कार्यक्रम दोपहर की वजह शाम को हो जाता। आज जो आप जटिलता का प्रश्न उठा रहे हैं ना, उस जटिलता को टेक्नोलॉजी ने रिजॉल्व कर दिया है। अब आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाइए, सारा डेटा है उनके पास। किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के पास चले जाइए, सारा डेटा है उनके पास। आपकी जो उम्र है ना, उसी के हिसाब से जो है आपको ऐड आएगा, और आप जो देखेंगे उसी के हिसाब से आपको वीडियो भी आएगा। आज के डेट में ये सब कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार अगर चाहेगी डेटा इकट्ठा करना, तो जो जनगणना होगा उस जनगणना में जो लोग पूछने के लिए जाएंगे घर घर, वो सब सवाल पूछ लेंगे कि आप किस तरह के राजपूत हैं, किस तरह के ब्राह्मण हैं, किस तरह के यादव हैं। 3, 13, 1.25 लाख, 13 लाख, कुछ ऐसा है ना। इतने प्रकार के ब्राह्मण हैं, कितने प्रकार के भूमिहार हैं, कितने प्रकार के राजपूत हैं, कितने प्रकार के यादव हैं, सब गिना जा सकता है सर। और हम क्यों ये बात उठा रहे हैं? हम इसलिए बात उठा रहे हैं कि देश के पास, सरकार के पास देश के लोगों की पूरी जानकारी होनी